अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 40 to 45 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था, लेकिन आज के इन लेक्चर्स के अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने लैंग्वेजेस पीछे डिस्कस की हैं उन्हीं लैंग्वेजेस का कंपैरिजन, उनके सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस और उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल वर्ड्स आर टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कीवर्ड एंड द सेकंड वन इज़ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जिनको यूज़र डिफाइन करता है, और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसमें पुअर रीडेबिलिटी होती है। और अगर हम रिजर्व वर्ड की बात करें तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़र डिफाइन नहीं करता, डेट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूज़र डिफाइंड नेम। नेक्स्ट वी हैव बाइंडिंग। बाइंडिंग एक ऐसी एसोसिएशन होती है बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड एन एंटिटी। एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के दरमियान होती है, और उसके अलावा ये ऑपरेशंस और सिंबल के दरमियान एसोसिएशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पॉसिबल बाइंडिंग टाइम्स। पॉसिबल बाइंडिंग टाइम्स में आपके पास लैंग्वेज डिज़ाइन टाइम, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, कंपाइल टाइम, लोड टाइम, रन टाइम, ये 5 आपने पॉसिबल बाइंडिंग टाइम्स याद रखने हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। A binding is a static if it occurs before run time। अगर वो रन टाइम से पहले अकर हो तो वो हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग होगी। एंड रिमेन अनचेंज, और उसको हम अनचेंज ही रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं लाई जा सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब तक कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव द बाइंडिंग डायनेमिक इफ इट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसको हम अकर हो सकती है और कैन बी चेंज, और इसको चेंज भी किया जा सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है। ये इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस है, आपने याद रखना है। इसके अंदर अनचेंज होगा, या आप चेंज स्टैटिक को चेंज नहीं कर सकते, और डायनामिक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, जिसके अंदर आपके पास एक्सप्लिसिट बाइंडिंग है और दूसरा आपके पास है इम्प्लिसिट बाइंडिंग। डिक्लेरेशन इज अ प्रोग्राम स्टेटमेंट यूज फॉर द डिक्लेयर्स द टाइप्स। इसके अंदर हम डिक्लेयर टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन इज़ डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर आपकी इम्प्लिसिट के अंदर डिक्लेरेशन डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है। ये आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है आपके पास। स्टैटिक डायनामिक वेरिएबल एलोकेटेड फ्रॉम रन टाइम स्टैक। ये लास्ट में आपका एक इम्पॉर्टेंट MCQs है जस्ट यहाँ पर, उसके अलावा इतना ही था इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड बाय एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस। इसके अंदर एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस के साथ इसको एलोकेट किया जाता है, स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामर, विच टेक इफेक्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इसका इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान, रेफरेंस्ड ओनली थ्रू द पॉइंटर। इसको रेफरेंस किया जाता है पॉइंटर्स के थ्रू। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स इसकी एग्जांपल है एक के डायनामिक ऑब्जेक्ट इन C++। C++ के अंदर जितने भी डायनामिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो एग्जांपल है इसकी। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन जावा के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स भी इसकी एग्जांपल में आएंगे। एडवांटेजेस प्रोवाइडेड डायनामिक स्टोरेज। ये आपको इसका एडवांटेज ये है कि ये आपको प्रोवाइड करता है डायनामिक स्टोरेज मेमोरी। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस का क्या है? इनएफिशिएंट एंड अनरिलायबल। ये इनएफिशिएंट होता है और अनरिलायबल होता है। ठीक है। ये इसका नुकसान है। Implicit heap dynamic variable allocation and deallocation is caused by assignment or statement। इसके अंदर allocation और deallocation अक्कर होती है assignment statement के थ्रू। all variables in snowball, इसकी example क्या होगी? all variables in snowball। ये आपके पास इम्प्लिसिट हीप डायनामिक है, और जब ऊपर हमने पढ़ा है वो आपके पास एक्सप्लिसिट डायनामिक वेरिएबल है। इन दोनों का भी एग्जांपल्स आपने बस देख लेनी है। ये आपसे MCQ में पूछी जा सकती है कि कौन से वाले की एग्जांपल एक्सप्लिसिट हीप डायनामिक की है या फिर इम्प्लिसिट हीप डायनामिक की है, तो आपको इस तरह से पता होगा। नेक्स्ट अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी है, और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इनएफिशिएंट बिकॉज ऑल एट्रीब्यूट्स और डायनामिक। इसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स डायनामिक होते हैं तो ये इनएफिशिएंट होता है। लॉस ऑफ एरर डिटेक्शन, इसके अंदर एरर भी डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। Next we have generalize the concept of operands and operator to include the subprograms and assignments। टाइप चेकिंग के अंदर अब ये हमारे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की बात की जा रही है। ऑपरेटर क्या होंगे? देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है x + y = 19। अब इसमें प्लस एंड इक्वल आपके पास ऑपरेटर्स कहलाएंगे। ठीक है। और आपके पास x और y आपके पास ऑपरेंड्स होंगे। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता हो। टाइप checking is the activity of ensuring the operands of an operator are of compatible and type। हमने इसमें ये चेक करना होता है कि आपके ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स जो हैं वो compatible हैं या नहीं हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन
इसके अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी होती है, कोहेरेंस, और इफ़ ऑल टाइप्स बाइंडिंग आर स्टैटिक, अगर तमाम हमारी बाइंडिंग जो है वो स्टैटिक है, नियरली ऑल टाइप्स ऑफ चेकिंग कैन बी स्टैटिक, तो आपकी तमाम चेकिंग, टाइप चेकिंग भी क्या होगी, स्टैटिक होगी। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इफ़ टाइप चेकिंग इज़ डायनेमिक, टाइप चेकिंग मस्ट बी डायनेमिक। अगर आपके पास बाइंडिंग डायनेमिक है तो आपके पास टाइप चेकिंग भी डायनेमिक ही होगी, ठीक है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्ट्रांगली टाइप्ड इफ़ टाइप एरर आर ऑलवेज detected. A programming language does not all the type of checking statically, then it is a strongly typed language, otherwise weakly typed language. यहाँ पर अगर आपके प्रोग्राम की तमाम चेकिंग, टाइप चेकिंग स्टैटिक है तो वो आपके पास स्ट्रांगली टाइप्ड होगा, अदरवाइज वीकली आप उसको कहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज फॉर्टन इसके अंदर आ जाती है, और सी एंड सी प्लस प्लस आर नॉट, ये आपने बस इसको देख लेना, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया। डाटा टाइप्स के अंदर डेसिमल की अगर बात करें तो हमारे पास कोबोल लैंग्वेज और आडा लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं डेसिमल्स को, जबकि सी प्लस प्लस एंड जावा डज नॉट सपोर्ट्स द डेसिमल। जावा और सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करती डेसिमल्स को, ये आपने इन दोनों को याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑर्डिनल टाइप यूजर डिफाइंड। एन ऑर्डिनल टाइप इज़ वन विच रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कैन ईजीली एसोसिएटेड विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम ऑर्डिनल के अंदर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिसके साथ इसको इजीली एसोसिएट किया जा सकता है। इसके एग्जांपल में पास्कल, आडा, सी एंड सी प्लस प्लस इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट वी हैव एरे। एन एरे इज अ एग्रीगेटेड ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स इन विच एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज इन आइडेंटिफाइड बाय इट्स पोजीशन इन एग्रीगेट रिलेटिव टू द फर्स्ट एलिमेंट। हमने एरेज को हर लैंग्वेज के अंदर डिस्कस किया है कि एरेज किस तरह से वर्क करते हैं, क्या कैसे इनके एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, तो ये सारा वही दोबारा से है। सबस्क्रिप्ट टाइप। सबस्क्रिप्ट टाइप के अंदर आपके पास ये लैंग्वेजेस इंक्लूड होंगी, पास्कल, आडा, जावा एंड फॉर्टन। 4 कैटेगरीज ऑफ एरे। एरे की 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। स्टैटिक है, फिक्स स्टैटिक डायनामिक है, स्टैक डायनामिक है। फिक्स स्टैक डायनामिक है एंड स्टैक डायनामिक है। ये आपके पास 3 कैटेगरीज होगी, सॉरी 3 नहीं 4 कैटेगरीज होगी। ये स्टैटिक और उसके बाद ये डायनामिक कैटेगरी, देन फिक्स स्टैक एंड स्टैक डायनामिक, ये आपके पास 4th होगी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से आपने इनको देख लेना। इनकी एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 कैटेगरीज ऑफ एरे लिखें या बताएं तो फिर आपको पता हो। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट होता है जिसके अंदर रिकॉर्ड फील्ड रेफरेंस। इसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। फुल क्वालिफाइड रिकॉर्ड मस्ट इंक्लूड द ऑल रिकॉर्ड नेम्स, इसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स के नेम होते हैं। इलिप्टिकल रेफरेंस के अंदर आपके पास लिविंग आउट रिकॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड ऑपरेशंस हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशन में असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन और कंपैरिजन, ये 3 इसकी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये आपने ऑपरेशंस हैं, इनको याद रखना है। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स भी हम पूरी पीछे जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ के आए उन सब में डिस्कस किया। पॉइंटर टाइप इज अ टाइप इन विच द रेंज ऑफ द वैल्यू कंसिस्ट ऑफ मेमोरी एड्रेस, इसके अंदर मेमोरी एड्रेस रखा जाता है। एंड स्पेशल वैल्यू इज नल, इसके अंदर स्पेशल वैल्यूज को क्या किया जाता है, नल रख दिया जाता है। यूजेस इसके क्या, एड्रेसिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट, ये दोनों इसके यूजेज हैं। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, एड्रेसिंग करती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट करती है। प्रॉब्लम विद पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के साथ क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगलिंग आ जाता है। और देन हमारे पास है लॉस्ट हीप डायनामिक वेरिएबल। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग हीप डायनामिक वेरिएबल इज़ कॉल्ड मेमोरी लीकेज। अब अगर आप प्रोसेस के अंदर डायनामिक हीप को लूज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मेमोरी लीकेज कहलाएगा। ठीक है, ये आपने छोटी सी डेफिनेशन है, इसको देख लेना, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यूनियन क्या, यूनियन इज़ अ टाइप हुज वेरिएबल्स आर अलाउड टू स्टोर डिफरेंट टाइप, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को स्टोर किया जाता है एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ वेरिएबल्स की टाइप्स को इंक्लूड रखा जाता है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लॉट हो गया, इन सब को हम, ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स है ना, इनको रखा जाता है एक ही मेमोरी के अंदर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। इसमें अ यूनरी ऑपरेटर हैज़ 1 ऑपरेंड, यूनरी ऑपरेटर के अंदर आपके पास एक ही ऑपरेंड होता है, और बाइनरी के अंदर आपने नाम से याद रखना है, बाइनरी मीन्स 2, बाइनरी से आपके पास 2 ऑपरेंड्स होंगे एंड टर्नरी के आपके पास 3 ऑपरेंड्स होंगे। ये आपने इसको याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की अगर बात करें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स डिफाइंस द ऑर्डर इन विच द, आपके पास ये ऑर्डर बताता है कि कौन सा
आपके पास पहले आएगा ऑपरेटर, देन कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरह से उनको अलाइन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस, देन यूनरी ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन प्लस माइनस आ जाएगी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। स्टैटिक इज़ यूज्ड एज अ पॉइंटर, स्टैटिक को यहाँ पर एज अ पॉइंटर यूज़ किया जाता है। ये भी एक एमसीक्यूज है, पूछा जा सकता है कि स्टैटिक को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ पॉइंटर यूज़ किया जाता है। C++ एंड ADA यूज डिफाइंड ओवरलोडिंग ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन होती है, एक इम्प्लिसिट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन होती है और दूसरा आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन होती है। इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन, नैरोइंग कन्वर्जन इज वन दैट कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट टू टाइप दैट कैन नॉट इंक्लूड ऑल द वैल्यूज़। इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं की जाती जब कन्वर्जन होती है टाइप की। अ वाइंडिंग कन्वर्जन इज वन इन विच ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू अ टाइप दैट कैन इंक्लूड द अप्रॉक्सीमेटली टू द ऑल वैल्यूज़ टू द ओरिजिनल टाइप। इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पाई जाती हैं जो कि ओरिजिनल वैल्यू की होती हैं। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। इम्प्लिसिट के अंदर तमाम वैल्यूज़ नहीं पाई जाती, ठीक है, डैट कैन नॉट इंक्लूड द ऑल वैल्यूज़, ठीक है, जबकि आपके पास एक्सप्लिसिट के अंदर तमाम वैल्यूज़ पाई जाती हैं, इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली टू द ऑल वैल्यूज़ ऑफ द ओरिजिनल टाइप। इन दोनों का ये इतना सा डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है अ मिक्स्ड मोड और एक्सप्रेशन इज़ वन डैट हैज़ द ऑपरेंट एंड डिफरेंट टाइप। जिसके अंदर आपके पास ऑपरेंट्स और डिफरेंट टाइप्स हों वो आपके पास मिक्स्ड मोड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस है, एंड और नॉट, और इसको फॉर्टन के अंदर हम किस तरह लिखेंगे और सी और आडा के अंदर किस तरह लिखा जाता है, ये आपने इनका टेबल देख लेना, ये एमसीक्यूज़ में आएंगे ये टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिंगल वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है, 2 वे सिलेक्शन स्टेटमेंट है हमारे पास। अब सिंगल वे सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आपके पास फॉर्टन इफ स्टेटमेंट आएगी, 2 वे के अंदर आपके पास एल्गोल इफ़ आएगा जिसके अंदर देन स्टेटमेंट और एल्स भी आएंगे, ये आपने इनको भी देख लेना है। नेस्टेड इफ को हम किस तरह से लिखते हैं ये भी हमने पीछे पूरा डिटेल के साथ किया है, नेस्टेड इफ को किस तरह से लिखा जाता है। फिर आडा के अंदर ये इसको किस तरह से सिलेक्टर इसका किस तरह से किया जाता है। फिर आडा लैंग्वेज आई और इसने इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, इफ़ देन एल्स। तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो इफ़ एल्स वाला स्ट्रक्चर वो आडा के अंदर अच्छे तरीके से और बेटर वे से, एफिशिएंट वे से, एक्यूरेट वे से यूज़ हुआ है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये हमारा एंड ही चल रहा है तकरीबन। इसके अंदर एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स कौन कौन से, पोजिशनल होती है और कीवर्ड होते हैं, ये 2 हमारे पास होंगे और इनकी एग्जांपल आपने देख लेनी है। नेक्स्ट पैरामीटर्स एंड पैरामीटर पासिंग सिमेंटिक मॉडल्स, इसके अंदर आप देखिए हमारे पास कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र, इन मोड, आउट मोड और इन आउट मोड, ये हमारे पास 3 होते हैं पैरामीटर। ये भी याद रखिएगा कि ये तीनों कौन कौन से, इन मोड, आउट मोड और इन आउट मोड, ये हमारे पास सिमेंटिक मॉडल्स होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र के अंदर आपके पास फिजिकली मूव और वैल्यू, मूव ऑन एक्सेस पाथ, ये 2 पॉइंट्स आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर पास बाय वैल्यू, पास बाय रिजल्ट, पास बाय रेफरेंस, ये 3 आपके पास रेफरेंस मॉडल के अंदर आएंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं काफ़ी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन कंसंट्रेशन है। डिज़ाइन कंसंट्रेशन के अंदर आपके पास एफिशिएंसी और 1 वे और 2 वे आएंगे। देन गुड प्रोग्रामिंग को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं या लिखते हैं, लिमिटेड एक्सेस टू द वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंसी, पास बाय रेफरेंस इज़ द फास्टेस्ट वे टू पास द स्ट्रक्चर। पास बाय रेफरेंस जो है ये आपका फास्टेस्ट स्ट्रक्चर है, फास्टेस्ट वे है, आपकी तेज़ तरीन वे है टू पास द स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेंट साइज़। सो यहाँ पर देखिए हमारे लेक्चर्स 45 तक कंप्लीट हो गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द फाइनल टर्म जो आपके हैं उसमें जावा आता है, C# एंड PHP। इन लैंग्वेजेस को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं। इसमें से शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे और MCQs भी आएंगे। और बाकी लैंग्वेजेस भी जो हमने पढ़ी हैं उनको भी निगलेक्ट तो नहीं करना आपने, लेकिन इनको ज़्यादा इन पे फोकस करना है आपने, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।